इस वीडियो में हम वर्ण विचार इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। भाषा बोलते समय हम अनेक ध्वनियाँ अपने मुख से निकालते हैं। जो हम अपने मुख से बोलते हैं उसको ध्वनि बोलते हैं, और जब हम लोग उसको लिखते हैं तो उसको वर्ण कहा जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि भाषा को बोलते समय हम अनेक ध्वनियाँ अपने मुख से निकालते हैं, जैसे परी, चूहा, शेर। ये सभी शब्द कई ध्वनियों के मेल से बने हैं। ये जो सारे तीनों शब्द हैं, परी, चूहा, शेर, ये शब्द कई ध्वनियों के मेल से बने हैं। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए। परी जो शब्द है वो प पे हलंत है, धन अ तो पूरा प हो गया, और र पे हलंत है, धन बड़ी ई, क्योंकि यहाँ पे बड़ी की मात्रा है ना, इसलिए बड़ी ई आएगा। तो परी, ये पूरा जोड़ने पर क्या बनेगा, परी। चूहा में च पे हलंत, धन बड़ाऊ, क्योंकि बड़ाऊ की मात्रा है। फिर ह, धन आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर आएगा आ, तो बन जाएगा चूहा शब्द। शेर, तो श के नीचे हलंत और उस पे ए की मात्रा है ना, इसलिए यहाँ पर ए लिखेंगे। धन र पे हलंत, और र बोलने में अ की ध्वनि आ रही है तो यहाँ पे अ लिखेंगे, तब ये पूरा र बनेगा। तो ऐसे बना है शेर। ये जो तीनों शब्द है, परी, चूहा, शेर, ये तीनों शब्द का वर्ण विच्छेद करके बताया गया है। मैं वर्ण विच्छेद के ऊपर भी बहुत सारा वीडियो बनाई हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक मिलेंगे, और वो वीडियो देखने के बाद आप लोग को समझ में भी आएगा। इजी है, बेसिक ग्रामर मैंने अपनी वीडियो में बनाया है। अब इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। जो ध्वनि है, ठीक है, हम जब मुंह से बोलते हैं तो वो ध्वनि निकलती है, लेकिन जब हम उन ध्वनियों को लिखते हैं, लिख देते हैं, लिखित रूप देते हैं, तब वो क्या कहलाता है, वर्ण। ध्वनियों का ही लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण। और वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनियों के या वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। जैसे यहाँ प हो गया है, अभी इसके ये जो वर्ण विच्छेद किया गया है, ये सब अलग अलग वर्ण है, ठीक है। इनके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये यहाँ इतना ही हम कर सकते हैं, ठीक है। र है तो र में हलंत, धन बड़ी की मात्रा है, इसलिए बड़ी लगा है, तो यहाँ पूरा यहाँ पे परी शब्द लिखा गया है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, या हम इसे ध्वनि भी कहते हैं। जब हम बोलते हैं, मौखिक रहता है तो ध्वनि, और लिखते हैं जब, तो उसको वर्ण कहा जाता है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्ण के दो प्रकार होते हैं, लास्ट वीडियो में बताई थी, याद है ना आप लोगों को। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। इसके बाद वर्णमाला। वर्णमाला में देखिए, प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, ठीक है। जैसे अंग्रेजी भाषा के वर्ण क्या है, A, B, C, D, E, F, G, H आदि। ये सब जो वर्ण हैं वो अंग्रेजी भाषा के वर्ण हैं। उसके बाद हिंदी के वर्ण देखिए। हिंदी के वर्ण हैं अ, आ, छोटी, बड़ी, क, ख, ग, घ, ये सब क्या है, हिंदी के वर्ण हैं। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। याद रखना है ये बात आप लोगों को। हिंदी की वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, 11, और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं, 33। वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के निश्चित मतलब जैसे अ के बाद आ के बाद छोटी, छोटी के बाद बड़ी आएगा, फिर छोटा ऊ, ये क्या है, निश्चित और क्रमबद्ध समूह है, ठीक है। इसे ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। स्वर वे स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। स्वर वे स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है। स्वर की ध्वनियाँ स्वतंत्र होती है, उसका उच्चारण, स्वर का उच्चारण हम बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से
कर सकते हैं। लेकिन हिंदी में व्यंजन का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता के हम हिंदी वर्णों में व्यंजन जो वर्ण होते हैं उसका उच्चारण नहीं कर सकते। जब हम बोलते हैं क तो अ की ध्वनि आती है, ठीक है। ख, ग, घ सब में अ की ध्वनि मिली हुई होती है पहले से। हम अ स्वर के बिना ये जो क ख ग घ है व्यंजन है, अ स्वर के बिना लिख तो सकते हैं पर बोल नहीं सकते। यहाँ पर स्वर दिया गया है अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के साथ अंग और अह भी लिखे जाते हैं। अंग, अह भी लिखे जाते हैं। ये न तो पूर्णतः पूरी तरीके से स्वर है और न ही व्यंजन। ये जो अंग और अह है ये ना स्वर है न व्यंजन। इनका उच्चारण अ के बिना संभव नहीं होता। ये अयोगवाह कहलाते हैं। जो ये अंग और अह है उसका उच्चारण अ के बिना संभव नहीं होता है। अ के बिना हम इनका उच्चारण नहीं कर सकते और इन दोनों को, अंग और अह को हम अयोगवाह कहते हैं। अंग और अह अयोगवाह कहलाते हैं। अंग, देखिए ये अंग लिखा है। अंग, इसका जो स्लीपिंग लाइन के ऊपर डॉट है इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है? नाक से। और जो स्लीपिंग लाइन के ऊपर चंद्र बिंदु है इसे अनुनासिक या चंद्र बिंदु कहते हैं। इसे अनुनासिक या चंद्र बिंदु कहते हैं। इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है, ठीक है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है और अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। और ये जो अह है इसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण अह होता है। इसके क्या बोलते हैं? अह, ठीक है। स्वरों की मात्राएं दी गई है। यहाँ पर स्वर है और स्वर की मात्राएं दी गई है। देखिए यहाँ पर स्वर, मात्रा, शब्द। स्वर है अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ स्वर सभी व्यंजनों में मिला हुआ रहता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे बिना मात्रा वाला शब्द लिखा है पलक, कमल। आ, ये आ की मात्रा है, स्लीपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन करके ये आ की मात्रा है। इससे शब्द बना है क पे आ की मात्रा का, ल पे आ की मात्रा ला, काला। ज पे आ की मात्रा जा, ल पे आ की मात्रा ला, जाला। इसी प्रकार यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आगे साइड से लगाते हैं, जैसे स पे छोटी ई की मात्रा सी, र। ख पे छोटी की मात्रा खी, ल, खिल, सिर। ये बड़ी है, बड़ी की मात्रा पीछे साइड से लगाते हैं, जैसे क पे बड़ी की मात्रा की, ल, भीड़, भीड़। छोटा ऊ है, ये छोटे ऊ की मात्रा है, ठीक है। क पे छोटे ऊ की मात्रा कुत्ता, कुत्ता, पुल। बड़े ऊ है, ये बड़ा ऊ है, बड़े ऊ की मात्रा है। द पे बड़े ऊ की मात्रा दूर, दूर। फ पे बड़े ऊ की मात्रा फू, ल, फूल। ये री है और ये री की मात्रा है। क पे री की मात्रा क्री, पा। क पे री की मात्रा है तो प्रकृति, प्रकृति, कृपा। ऐसे मात्रा मिला के, जिसको हिंदी पढ़ने नहीं आता है वो मात्रा मिला के पढ़ सकते हैं। ए व्यंजन की मात्रा और उससे बने शब्द पढ़ेंगे। ये ए है और ये ए की मात्रा, और भ पे ए की मात्रा लगेगा तो भेड़, भेड़। स पे ए की मात्रा सेब, सेब। ये ए है और ये ए की मात्रा। प पे ए की मात्रा पैसा, क पे ए की मात्रा कैसा। ये ओ है और ये है ओ की मात्रा। ढ पे ओ की मात्रा ढोल, म पे ओ की मात्रा मोर, मोर। ये औ है और
ये है औ की मात्रा, क पे औ की मात्रा कौ न, म पे औ की मात्रा मौ न, मौन। इसके बाद यहाँ पर व्यंजन बताया गया है कि व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण किसकी सहायता से होता है? स्वरों की सहायता से होता है। जैसे क व्यंजन पे हलंत लगा है, मतलब ये जो क व्यंजन है वो स्वर रहित है, यहाँ पे स्वर के बिना है। लेकिन जब उसमें अस्वर जोड़ देंगे, स्वर के साथ हो जाएगा, स्वर सहित हो जाएगा, तो ये पूरा क बनेगा। ठीक है, पूरा क बनाने के लिए इसमें अ की ध्वनि जोड़नी पड़ती है। अस्वर के बिना हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से, क के नीचे हलंत लगाकर हम लिखेंगे, वो अ स्वर के बिना हम लिख सकते हैं। लेकिन हम अस्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण, किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। ठीक है, अस्वर के बिना कैसे लिखा जाता है वो यहाँ पर बताया गया है। स्वर के बिना व्यंजनों को लिखने के लिए स्वर के ये व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है, ये हल का चिन्ह लगाया जाता है। इस प्रकार हम व्यंजनों को स्वर के बिना लिखकर दिखा सकते हैं, लेकिन उसका उच्चारण हम स्वर के बिना नहीं कर सकते। ठीक है, व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजनों के अंत में, ये जो व्यंजन है इसके अंत में क्या आया है? छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये चारों आते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, अर्थात ये 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। देखिए, और इसकी परिभाषा है कि 2 अलग अलग व्यंजनों के जुड़ने से जो नया तीसरा व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे जो ये क्षत्रिय वाला छ है वो व्यंजन किससे बना है? आधा क धन श, क में श, षटकोण वाला श जोड़ने पर छ व्यंजन बना है। ज में य जोड़ने पर ज्ञ व्यंजन बना है। त में र जोड़ने पर त्र संयुक्त व्यंजन बना है, और श में र जोड़ने पर श्र संयुक्त व्यंजन बना है। जैसे इसका उच्चारण कर रहे हैं हम लोग श्र, तो श और र आ रहा है, त्र, त और र आ रहा है। इसका उच्चारण करने पर वो ये जो किस व्यंजन से बना है उसकी ध्वनि आ रही है। व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों को बोलने के लिए, व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। सभी व्यंजनों में अस्वर मिला होता है। सभी व्यंजनों में अस्वर मिला होता है। इन्हें स्वरों के बिना लिखा तो जा सकता है। ऊपर में बॉक्स दिखाई जो ये वाला, इसमें स्वरों के बिना लिखा गया है व्यंजन। स्वरों के बिना लिखा तो जा सकता है पर बोला नहीं जा सकता। व्यंजनों को स्वरों के बिना लिखा तो जा सकता है नीचे हलंत लगाकर, लेकिन उसका उच्चारण नहीं किया जा सकता, उसे बोला नहीं जा सकता है। हिंदी की वर्णमाला में यदि व्यंजन स्वर के बिना हो, हिंदी की वर्णमाला में यदि व्यंजन स्वर के बिना हो तो उसे हलंत के साथ लिखा जाता है। जैसे ऊपर वाले बॉक्स में आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर व्यंजन क्या है? हलंत लगाकर लिखा गया है, अर्थात ये जो व्यंजन है वो स्वर के बिना लिखा गया है। तो स्वर के बिना हम व्यंजन हलंत लगाकर लिखकर दिखा सकते हैं, लेकिन उसको बोल नहीं सकते, उसका उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम उसका उच्चारण करेंगे तो उसमें अ की ध्वनि आएगी। जैसे क, तो अ की ध्वनि आएगी, इसलिए हम उसे हलंत लगाकर लिखेंगे स्वर के बिना, पर उसका स्वर के बिना उच्चारण करना संभव नहीं है। स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित मतलब स्वर के बिना, और स्वर सहित मतलब स्वर के साथ। स्वर के बिना व्यंजन को इस प्रकार लिखकर दिखाया जाता है, जैसे क के नीचे हलंत, च के नीचे हलंत, प के नीचे हलंत, म के नीचे हलंत। जो भी व्यंजन लिखा जाएगा उसके नीचे हलंत लगाया जाएगा।
हलंत लगाने से ये क्या हो जाएगा, स्वर के बिना हो जाएगा। और स्वर के साथ लिखेंगे जब हम व्यंजन को तो उस पे हलंत नहीं लगाएंगे। ठीक है, स्वर के साथ व्यंजन इस प्रकार लिखा जाता है और स्वर के बिना व्यंजन इस प्रकार लिखकर दिखाया जाता है। लिखा तो जा सकता है पर स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। यहाँ पर बताया गया है कि वर्णों के मेल से, वर्णों को सही क्रम में रखने से एक सार्थक शब्द बनता है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि स्वरों की मात्राएं होती हैं। ठीक है, स्वरों की मात्राएं होती हैं पर व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती। ठीक है, व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती, स्वरों की मात्राएं होती है। 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। यहाँ विशेष बात बताई गई है कि र के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा इस प्रकार लगती है। र के साथ छोटे ऊ की मात्रा इस प्रकार लगती है। देखिए, इससे शब्द बना है रुपया, रुक, रुंझुन। और र पे हलंत लगा है धन, बड़ा ऊ, तो र पे बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार लगती है। सर्कल करके लेकर जाएंगे ऊपर से, तो रूप, रूखा, अमरूद, ये सारे शब्द बना है र पे बड़े ऊ की मात्रा लगने पर। यहाँ पर बताया गया है कि हिंदी भाषा की यह विशेषता है कि इसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा की क्या विशेषता है? हिंदी भाषा की यह विशेषता है कि हिंदी भाषा को जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है, वैसा ही लिखा भी जाता है। हिंदी भाषा ने कुछ अंग्रेजी, अरबी तथा फारसी भाषा के शब्द को अपनाया है। मतलब हिंदी भाषा में हम अंग्रेजी, फारसी और अरबी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। उसे भी अपनाया गया है, उसे भी माना गया है हिंदी भाषा में। हिंदी ने उन शब्दों के साथ उन ध्वनियों को भी अपनाया है ताकि इन शब्दों का सही उच्चारण किया जा सके। हिंदी ने उन शब्दों जो अंग्रेजी, फारसी और अरबी भाषा के शब्द हैं, उन शब्दों के साथ उनकी जो ध्वनियाँ हैं उसको भी अपनाया है ताकि इन शब्दों का सही उच्चारण किया जा सके। इन ध्वनियों को क्या कहते हैं? आगत ध्वनियाँ। इन ध्वनियों को क्या कहते हैं? आगत ध्वनियाँ। देखिए, आगत ध्वनियाँ हैं अ। अंग्रेजी भाषा के शब्दों के सही उच्चारण के लिए अ ध्वनि को अपनाया गया है। इसका उच्चारण आ तथा ओ का मिश्रित है। आ तथा ओ को मिश्रित करने पर अ बनता है, अ का उच्चारण किया जाता है। ये जो अ है इसका उपयोग करके ऐसे शब्द बनाया जाता है। देखिए उदाहरण, जैसे चौक, डॉक्टर, फ्रॉक, ऑटो, ऑनलाइन, चॉकलेट, ऑन, ऑफ, ऐसे सब शब्द बनाया जाता है अ का प्रयोग करके। इसके बाद है ज और फ। हमने अरबी तथा फारसी शब्दों को भी अपनाया। देखिए अ क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, और ज और फ क्या है? अरबी तथा फारसी के शब्द हैं। इसको भी हिंदी भाषा में अपनाया गया है। इन शब्दों के साथ ज तथा फ ध्वनियों को भी स्वीकार किया गया है। ठीक है, इनका उच्चारण हिंदी के ज तथा फ से भिन्न है। भिन्न है मतलब अलग है। हिंदी में जो ज और फ है उससे अलग है ये ध्वनियाँ ज और फ। इसे कहाँ से लिया गया है? अरबी तथा फारसी शब्दों से लिया गया है। कुछ शब्दों में इन ध्वनियों के प्रयोग से शब्द के अर्थ में अंतर आ जाता है। कुछ शब्दों में जब इन ध्वनियों का प्रयोग होता है तो उन शब्दों के उसके अर्थ में अंतर आ जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे सजा। यहाँ पर एक सेकंड, सजा, तो सजा मतलब दंड, और सजा मतलब सजाना। जरा मतलब थोड़ा,
और यहाँ पे जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, ठीक है। और यहाँ पर है हलंत, ये है हलंत का चिन्ह। अरहित व्यंजन के नीचे हलंत यानी, ये हलंत का चिन्ह है। हलंत यानी एक तिरछी रेखा। हलंत क्या है? एक तिरछी रेखा है। एक तिरछी रेखा को हलंत कहा जाता है। तिरछी रेखा लगाते हैं। अरहित, अरहित मतलब अ के बिना जो व्यंजन, अ के बिना जो व्यंजन होता है उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण है यहाँ पर। और व्यंजनों को आधा दिखाने के लिए भी हलंत का चिन्ह ही लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे है पहला शब्द लट्टू, बुद्धू, यहाँ पे द के नीचे हलंत है, मतलब ये आधा द है। यहाँ पे ट के नीचे हलंत लगाया गया है, अर्थात ये आधा ट है। जो ऐसे ड होता है, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो ड है, ये वाला ड, ढ से शब्द आरंभ नहीं होते, इससे शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ये शब्द के अंत में या बीच में आते हैं। एग्जाम्पल में दी थी जैसे सड़क, पढ़ना, चढ़ना। हाँ, तो वहाँ पर ये ड़ और ढ का प्रयोग किया जाता है। इससे कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, ये शब्दों के बीच में लगाया जाता है। ड और ढ तथा ड़ और ढ के उच्चारण में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे ड से डमरू, लेकिन ड़ से सड़क। ड से डमरू, लेकिन ड़ से क्या होगा? सड़क। ढ से ढक्कन, लेकिन ये वाले ढ से क्या होगा? चढ़ना, चढ़ना, पढ़ना। ऐसे इसके इन दोनों के और इन दोनों के उच्चारण में अंतर है। ये दोनों से कभी भी शब्दों की शुरुआत नहीं होती है, ये शब्दों के बीच में लगाया जाता है। इस पाठ में हमने सीखा वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्ण के दो प्रकार होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है, या वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वरों की मात्राएं होती हैं, पर व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती। स्वरों की मात्राएं होती हैं, पर व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों को सही क्रम में रखने पर वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों से वाक्य बनते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। जो व्यंजनों का उच्चारण होता है वह स्वर की सहायता से होता है। यहाँ पर व्यंजन क्या बताया गया है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, व्यंजन का जो उच्चारण है वो स्वर की सहायता से होता है। पर स्वर का उच्चारण करने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर कैसे होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं।